हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल पे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड लिटन पे। लॉर्ड लिटन वायसराय बन करके आते हैं 1876 में। लॉर्ड लिटन की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कवि हैं, कवि थे, ये उपन्यासकार भी थे, और ये निबंध लेखन भी करते थे। एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से उपन्यासकार कौन था। तो इसलिए आपको ये जानने की आवश्यकता है। 76 से 80 तक ये वायसराय रहे हैं भारत के, और अपने इस कार्यकाल में इन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ बहुत अन्याय किया। ये बहुत पक्षपाती व्यक्ति थे। इन्हें ओबर मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इनके समय में 1876 में एक अकाल पड़ा, और यह अकाल 2 साल तक रहा, यानी कि 78 तक यह अकाल चला। यानी 2 साल तक भीषण अकाल का दौर रहा है। और इसी अकाल के दौर में 1877 में ये दिल्ली दरबार लगाते हैं। जनता के पास में खाने की व्यवस्था नहीं है, जनता के पास में रहने की व्यवस्था नहीं है, जनता के पास में कपड़ा पहनने की व्यवस्था नहीं है। यानी अकाल का दंश झेल रहे हिंदुस्तानियों को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और 1876 से 78 के बीच में जो अकाल पड़ा, इस 2 वर्षीय अकाल को इन्होंने नज़रअंदाज करके केवल 78 में क्या किया, एक आयोग बनाया था, स्ट्रेची आयोग। रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया था। उसके पहले 1877 में ये दिल्ली दरबार लगाते हैं। जनता के पास में खाने की व्यवस्था नहीं है, और ये दिल्ली में भव्य आयोजन करते हैं। भव्य आयोजन करते हैं तो कलकत्ता के एक पत्रिका ने कहा था, कलकत्ता के एक पत्रिका में कहा गया था कि जो दिल्ली दरबार की घटना है, इसको घटना बताया था पत्रिका ने, कि जो दिल्ली दरबार की घटना है वो रोम के नीरो की भांति है। रोम के शासक थे नीरो। एक बार जब रोम जल रहा था, रोम में आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह उपद्रव हो रहे थे, हिंसक विद्रोह हो रहे थे, तब वहाँ के शासक जो नीरो थे, ये अपने महल में बंसी बजा रहे थे। तो कलकत्ता के पत्रिका ने कहा कि दिल्ली का दरबार आयोजित किया जाना उसी तरह का है जैसे कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, उससे इसकी तुलना की गई है। फ्रांस की एक बार की बात है, वहाँ भी इसी तरह की एक घटना थी। वहाँ की रानी मैरी थी और लोगों को
खाने के लिए रोटी नहीं था, ब्रेड नहीं था, तो आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए जब क्रांतिकारी विद्रोह का आधार लेने लगा तो रानी ने कहा कि ये लोग किस लिए विद्रोह कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि इनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और अकाल पड़ा हुआ है। तो रानी कह रही कि क्या खाने में नहीं है, अगर खाने में कुछ नहीं है तो कह दीजिए कि रोटी खाएं, ब्रेड खाएं। उनको लगा कि खाने के लिए वो मांस मांग रहे हैं, अच्छे भोजन मांग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं था। तो ये जो शासक होते हैं, जब उनको समझ नहीं आता है कि हमारी जनता को क्या चाहिए, तो ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं। लॉर्ड लिटन उन्हीं में से एक थे। जब अकाल पड़ा तो अकाल के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया और दिल्ली दरबार में भव्य आयोजन किया गया और 1877 का इसे प्रथम दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। प्रथम दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। 1877 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार में इतना ज़्यादा रकम खर्चा हुआ था, लोग इतने अय्यासियों के साथ उस पार्टी में शामिल हुए थे। तो वहीं से कलकत्ता के पत्रिका ने एक बात कही थी कि ये उसी भांति है जैसे नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। यानी भारत में अकाल पड़ा हुआ है, लोग खाने को तरस रहे हैं और ये दिल्ली दरबार करके पार्टियां कर रहे हैं। 1878 में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन करते हैं और सही मायने में व्यवस्थित रूप से यह प्रथम अकाल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके पहले कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था, लेकिन ये जो अकाल आयोग है ये सरकारी रूप से गठित किया गया, विधिवत रूप से व्यवस्थित किया गया। प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड स्ट्रेटजी की मानी जाती है, स्ट्रेटजी की 1878 की। इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी रिपोर्ट दिया वायसराय को, तो वायसराय को रिपोर्ट में सौंपे गए तथ्यों में कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष बनाने की आवश्यकता है। एक अकाल कोष बनाने की आवश्यकता है। देखिए, जब अंग्रेज वायसराय या गवर्नर ये लोग कोई कार्य करते थे तो दिखावे में ज़्यादा करते थे, वास्तविकता में भारतीयों के लिए कुछ नहीं करते थे। जब रिचर्ड स्ट्रेटजी के अध्यक्षता में आई रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष का गठन होना चाहिए, जिससे अकाल जब पड़े तो उसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। खैर, लॉर्ड लिटन ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दिया। लॉर्ड लिटन को कवि, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। 76-78 के बीच अकाल पड़ा था और 78 में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाए जाना चाहिए। लॉर्ड लिटन ने राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया और पारित करने के पश्चात महारानी विक्टोरिया को
महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। यानी कैसर ए हिंद उपाधि यह राजशाही उपाधि के रूप में दिया गया था और इसमें हमारे यहाँ के वायसराय के साथ साथ ब्रिटिश संसद में उपस्थित सांसदों के माध्यम से किया गया था और उसके पहली इस उपाधि को धारण करने वाली महारानी विक्टोरिया थी। उसके बाद कैसर हिंद की उपाधि कई भारतीयों को भी बाद में दिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को आयोजित किया गया था और उसी को ध्यान में रख करके कलकत्ता के एक पत्रिका ने तुलना किया था कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था कि भांति दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बनाया गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से कई भारतीय भाषाओं के पत्रकारिता पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। पत्रकारिता पे प्रतिबंध लगा दिया था और इसी को ध्यान में रख करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था इन्होंने कहा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आकाश से गिरा वज्रपात की भांति है। आकाश से गिरा वज्रपात की भांति है। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कई ऐसे पत्रकारिता पे प्रतिबंध लगा दिया था, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करने लगा था। लॉर्ड लिटन बहुत ही बदतमीज किस्म का वायसराय था। ये देखता था कि हम कहाँ कहाँ भारतीयों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूरी कोशिश इसकी रहती थी कि भारतीयों को नुकसान पहुंचाए। इसी के समय में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पास किया गया और उसके 11वें धारा के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अथवा व्यापार करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। यानी कि शस्त्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, रखने के लिए भी और बेचने के लिए भी। और इतने पे नहीं रुके महोदय, अब इन्होंने दिमाग लगाया कि भारतीय कैसे सिविल सेवा में ना पाएं, क्योंकि अभी सिविल सेवा का एग्ज़ाम जो होता था वो लंदन में होता था। ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा। इसने क्या किया कि अब उम्र 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। कोई भी व्यक्ति भारतीय 19 वर्ष तक ही 19 वर्ष का ही व्यक्ति जो है ICS की परीक्षा में बैठ सकता था, इसके ऊपर नहीं। यानी कि भारतीयों का ICS परीक्षा में जाने पे प्रतिबंध की भांति ये कार्य किया। कोई भी व्यक्ति भारतीय इतना जल्दी इतना निपुण नहीं हो पाता था कि जो है 19 साल में वो ICS की परीक्षा निकाल ले। फिर भी हमारे यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी निकाले थे। सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था और इन्हीं के समय में 1878 से 80 के मध्य द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड लिटन के समय में आपको कितने पॉइंट याद करने की आवश्यकता है? पहला तो यही कि रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग बना। इस अकाल आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया था उसमें प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की बात कही थी, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्य उपाधि अधिनियम बनाया गया
और महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगेगा, तब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कन्वर्ट की जाएगी। और चौथा पॉइंट इनका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था, आकाश से गिरा वज्रपात के भांति बताया था। पांचवा है भारतीय शस्त्र अधिनियम। अब बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अथवा व्यापार करना दोनों दंडनीय अपराध हो गया। और छठा पॉइंट था सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, यानी कि अब जो है कोई भी व्यक्ति 19 साल का है तभी बैठ पाएगा और उसके ऊपर है तो बाहर हो जाएगा। और फिर अफगान युद्ध द्वितीय है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब अगले वायसराय बन के आते हैं लॉर्ड रिपन। जब लॉर्ड लिटन चले जाते हैं तो रिपन बनते हैं वायसराय भारत के। और ये बहुत ही भारत में लोकप्रिय वायसराय या गवर्नर जनरल, क्योंकि बहुत लोग अभी भी गवर्नर जनरल के नाम से ही बोलते थे। लॉर्ड लिपन इतने लोकप्रिय थे कि कई भारतीय नेतृत्वकर्ता भी इनकी तारीफ करते थे। लॉर्ड रिपन कहा करते थे कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना मेरे शब्दों से नहीं। क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है वो भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते भी थे। वो ना तो शासन भारतीयों के हाथ में देना चाहते थे और ना भारतीयों को बहुत तड़पाना चाहते थे, दोनों बात था। ये भारतीय और ब्रिटिश प्रजा को एक समान की नज़र से करना चाहते थे, ये इनकी इच्छा थी। लेकिन जो कि ये ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए ये 1884 में त्यागपत्र दे देंगे। इसके बीच में क्या क्या करते हैं वो जानिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इस युग का कर्तव्य। एक पुस्तक लिखा, इस युग का कर्तव्य। इस युग का कर्तव्य एक पुस्तक लिखा था और इसमें इन्होंने कई अपने विचार, अपनी धारणाएं दिया था। इन्हीं के समय में वास्तविक जनगणना कराया गया था 1881 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जो जनगणना प्रारंभ हुआ था वो नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में कराया गया। और इन्हीं के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 आया था और इसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम बच्चे को काम करने से मनाही था, और जब फैक्ट्री अधिनियम दूसरा आएगा उसमें 9 वर्ष से कम बच्चों के लिए किया जाएगा। लेकिन पहली फैक्ट्री अधिनियम भी इन्हीं के समय में पास किया गया था और इसमें बस 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के जो भी बच्चे थोड़ा भी कुछ उठाने लायक होते थे उन्हें फैक्ट्री में झोंक दिया जाता था। तब प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा आया और इन्होंने कहा कि 7 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें कारखाना में काम करने की मनाही रहेगी।
जैसे वर्तमान में हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे कारखाना में काम नहीं कर सकते। ये आज की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 24 में कहा गया है। लेकिन उस समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था और उसमें ये बातें बताई गई थी कि 7 वर्ष से छोटे बच्चे किसी भी कारखाना में कार्य नहीं करेंगे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। रिपन का कहना था कि जो भारतीय हैं, भारत के लोग अगर जो स्थानीय शासन है, जैसे अगर गांव में कोई आपस में मामला होता है तो पंच लोग बैठ करके उसे संभाल लें, कोई ऐसी वास्तविक स्थिति आती है या कोई विपदा आता है तो सब लोग मिल करके कार्य कर लें, ये सारी धारणाएं लॉर्ड रिपन का था। और इसलिए गांव के शासन व्यवस्था को गांव के हाथों में ही देने की इच्छा लॉर्ड रिपन रखते थे। और यही वजह है कि इनको स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ करके इन्होंने नमक कर को कम कर दिया। इन्होंने कहा कि गरीबों का राशन, गरीबों का सालन होता है नमक। एक गरीब व्यक्ति नमक रोटी भी खा सकता है, तो इस पे ज़्यादा कर नहीं लगाना चाहिए। तो इन्होंने नमक पे कर भी कम कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे और भी अच्छा कार्य करते हैं। इनका कहना था कि गांव में जो जनता रहती है उन्हें प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम मिलनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा कैसी हो, इसके लिए 1882 में एक हंटर महोदय थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और इनसे कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में जांच करके, प्राथमिक शिक्षा के बारे में जांच करके रिपोर्ट दें। यानी कि हंटर जो थे, हंटर की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए 1882 में। यानी 1882 में प्राथमिक शिक्षा के लिए कमीशन का गठन किया गया था। और जो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, उसे 1882 में समाप्त कर दिया गया। यानी 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस प्रेस एक्ट को 82 में रिपन ने समाप्त कर दिया। यानी कि जो प्रेस पर लगे प्रतिबंध थे, उस प्रतिबंध को लॉर्ड रिपन ने हटा दिया और ये कहते हुए कि प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए सच्ची बातों को और अच्छी बातों को पब्लिक के सामने लाने के लिए। एक इल्बर्ट विवाद हुआ था 1884 में। उसमें था क्या? इसमें श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं देख सकते थे। तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि जो जज होता है वो जज होता है, वो ना भारतीय से मतलब है ना यूरोपीय से मतलब है। वो पढ़ाई लिखाई कर करके जज बना है और निर्णय करना, न्याय करना उनका कर्तव्य है। और इसलिए वो यूरोपियों का भी मुकदमा देखेगा
और भारतीयों का भी देखेगा। तो जब ये बात कहते हुए इल्बर्ट बिल को पास किया गया तो अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। गोरों ने विरोध किया। उन्होंने कहा अब ये भारतीय काले लोग हमारा निर्णय करेंगे, और विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया, इसे ही श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। और जब ये विद्रोह कर देते हैं तो लॉर्ड रिपन इसी के वजह से गुस्सा जाते हैं और त्यागपत्र दे देते हैं, और यह कहते हुए कि यह बर्बरता है, इंसानियत नहीं है, और यदि इंसानियत नहीं है तो ऐसे जगह मैं वायसराय बन करके रहना पसंद नहीं करूँगा। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और भारतीयों के बीच में ये काफ़ी नाम कमाए और इनकी बड़ी सम्मान के नज़र से इनको देखा जाता है। 84 में त्यागपत्र दे देते हैं। उसके पहले 83 में एक अकाल संहिता का गठन करते हैं, एक अकाल संहिता बनाते हैं। नगरों में नगर पालिका का गठन करते हैं और साथ ही पुराने मैसूर राज्य को, उनके पुराने शासक को वापस कर देते हैं। यानी लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने। और इन्होंने त्यागपत्र दिया तो भारतीयों के हक में लड़ते हुए दिया कि अगर भारतीय जज है तो वो मुकदमा यूरोपियों का भी देखेगा, जैसे यूरोपीय भारतीयों का देखते हैं, तो ये भी उनका मुकदमा देख सकते हैं। और वही इसीलिए अंग्रेज जो गोरे लोग नाराज़ हो गए और रिपन को त्यागपत्र दे देना पड़ा। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कहा मैं ऐसी जगह काम नहीं करूँगा। इसके बाद गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय बनते हैं लॉर्ड डफरिन। ये बहुत डफर था, डफर इसका नाम था डफरिन, लेकिन इनको डफर कह सकते हो। ये दोगला किस्म का आदमी था। इसने बंगाल में 1885 में और 1887 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किया, और अब जमींदार लोग ज़बरदस्ती ज़मीन किसानों से नहीं छीन सकते थे, तो टेनेंसी एक्ट पारित किया। 1885 में भारतीय महिलाओं के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया गया। यह पैसा एकत्रित करता था कि भारतीय महिलाओं का मदद किया जाएगा, कुछ नहीं करता, सब खा लेता था। लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया और 1885 में A.O. ह्यूम के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना हुई। और डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया था कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को हम जो है सप्रेस कर पाएंगे, दबा देंगे, और कांग्रेस हमारे लिए काम करेगी, हम राज करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, कांग्रेस इनके नाक में चना चबवा दिया। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ। 1885 में बर्मा का तीसरा युद्ध लड़े, यानी म्यांमार बर्मा का तीसरा युद्ध हुआ, और तीसरे युद्ध के विजय स्वरूप इन्होंने बर्मा को भारत में मिला लिया। अब सोचिए, भारत में मिलाया गया 1885 में, और 1935 के अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, भारत से अलग कर दिया जाएगा, जो वर्तमान का म्यांमार देश है। तो याद रहे, शामिल हुआ था डफरिन के समय में और अलग हुआ 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। यानी 1887 में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाया था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपके सहयोग मिलने से हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिससे मैं अगली क्लास लाने के लिए ज़्यादा उत्साहित होता हूं। तो आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।